हमारी पेट्रोलिंग होती थी। जो पेट्रोलिंग का मतलब है, कुछ टोलियां जो जाती हैं वो जाके देखती हैं, दुश्मन की कोई हरकत है उस पर ध्यान रखती हैं। कुछ ऑफिसर्स जो थे, जब उन्होंने देखा कि हमारी जो पोस्ट है वहाँ पे तो आके दुश्मन बैठा हुआ है, तब हमारे को खबर मिली कि ये हमारे साथ धोखा हो चुका है। ह्यूमन सोर्स का होना और एआईज के इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स का बढ़ना, लेकिन अगर वॉर होता है तो क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स बनेंगे? जितने भी आप एआई लगा लो, जितना भी आप मर्जी कर लो, अल्टीमेटली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इट इज मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। एक तरह से ये मालूम था कि मौत के मुंह में जाना ही बहुत डेंजरस काम था ये। हमारे जो स्ट्रेटजी है वो यही होती है कि वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। पीछे पीछे बैठ के हम ऑर्डर नहीं देते। सैनिक को ये पता है कि आगे जाकर तो मौत निश्चित है, और हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं वो जो माइंडसेट होता है वो कहाँ से शुरुआत? पहली बात तो आप जो ये कह रहे हैं कि मौत निश्चित है, ऐसा नहीं होता। जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें इंडिया की ताकत लोगों को पता चल चुकी है। कोई लड़ाई स्टार्ट करना बड़ा आसान है, उसको रोकना बहुत मुश्किल। युवाओं की जो सोच है आज के टाइम पे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स हैं, उनके पेट निकले हुए हैं अभी से, दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। दैट काइंड ऑफ थिंग इज जस्ट नॉट ऑन। वी वांट हेल्दी इंडिया। कभी युद्ध हुआ तो हमारे देश की जो जनता है उसका क्या योगदान रहने वाला है? जनता का योगदान है कि हमारे देश के जो जवान हैं उनका मोराल हमेशा हाई रखे। अगर हम यही कहें कि तेरे को उसके 2 थप्पड़ मार दिए, उसी के लिए हम रोते रहे, हम ये नहीं देखें कि हमने 10 मारे। कुछ कहानियां इतिहास रच देती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हम सबके मन पर हमेशा के लिए छप जाती हैं। और ऐसी ही एक वीर गाथा है कारगिल के युद्ध की, जब न जाने कितने सैनिकों ने अपना सब कुछ समर्पित करके हमारे देश को विजय दिलाई थी। तिरंगा लहराया था उस चोटी पर, और हम सब आज इस दिवस को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन असल में कारगिल के इस युद्ध को जीने वाले हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल बीके शर्मा, अति विशिष्ट सेवा निर्मित मेडल AVSM जिसे कहते हैं, आइए उनका स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेया टॉक शो के मंच के लिए। आपने समय दिया, सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए धन्यवाद कहूंगी। और सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि 1972 का बीके शर्मा, जिसने सेना को ज्वाइन किया, और आज आफ्टर रिटायरमेंट बीके शर्मा, कितना बदलाव आया है तब से लेकर आज तक आप में? तो थैंक यू वेरी मच श्रेया जी, जो आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना में इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। आर्मी और आर्म्ड फोर्सेज एज ए मैटर इट इज वे ऑफ लाइफ, नॉट ए करियर। वे ऑफ लाइफ का मतलब है कि ये, इसमें हम, हमारी फैमिली, बच्चे, पूरे परिजन जितने भी, वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। और वो भी ड्यूटी पे ही रहते हैं, जैसी ड्यूटी हमारी होती है उनकी भी वैसी ही ड्यूटी रहती है तकरीबन। और एक सेना एक फैमिली की तरह होती है, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद में हमारे जो जवान हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं और जिनकी वजह से हम ऑफिसर्स हैं, उनकी अहमियत रहती है, और लास्ट में हमारी खुद की अहमियत रहती है। तो 1972, उससे पहले मैं शुरू से ही आर्मी लाइफ में था। मेरे फादर आर्मी में थे और उन्हें मैं देख के काफ़ी मोटिवेटेड रहता था कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँगा। उसके बाद में मैंने जो किंग जॉर्ज स्कूल, बाद में मिलिट्री स्कूल बने थे, उसमें मेरी एडमिशन हुई। तो वहाँ पे मैं 5 साल तक वहाँ पे रहा। वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पूना में 3 साल तक ट्रेनिंग की आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। वहाँ पे जॉइंट सर्विसेज होती है, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग हुई इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और हमारी जो ख़त्म होनी थी ट्रेनिंग, वो होनी थी एक्चुअली जून में। अच्छा। जून 72, लेकिन 3 महीने पहले एडवांस में ट्रेनिंग हमारी ख़त्म की गई, कंप्रेस करके। और इसलिए, इस वजह से, क्योंकि उस वक्त 1971 वॉर होके हटी थी, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी, हिस्टोरिक विक्ट्री, जो कि ऐसी विक्ट्री से दुनिया में पहली बार हुई थी और आज उसके बाद हुई नहीं है। तो ऑफिसर्स की कमी थी, यूनिट्स में जाना था, इसलिए हमारी ट्रेनिंग कट शॉर्ट करके, तो 31 मार्च 1972 was the day when I got commissioned from the Indian Army, and I continued my service till about 40 years, and it was in 31st of October 2011 when I retired from the
इंडियन आर्मी। तो अब कितना बदल चुका है, आपको लगता है कुछ कि उस समय के वीके शर्मा और आज के में बहुत बदलाव है? नहीं, बदलाव तो इंसान में आता ही है, आना भी चाहिए, क्योंकि हम सब जो बच्चे होते हैं, अगर हम कहीं वैसे तो नहीं रहते, फिर बाद में जवान होते हैं, फिर उसके बाद में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बाद में वो बदलाव तो आता ही आता है। लेकिन बेसिक ट्रेस्ट जो होते हैं इंसान के, जो क्वालिटीज उसमें डेवलप होती हैं, मैक्सिमम क्वालिटीज इन ए पर्सन गेट डेवलप्ड आई थिंक बिटवीन द एज ऑफ अबाउट 14 ईयर्स टू अबाउट 21 ईयर्स। ओके। उसी में उसका कैरेक्टर बन जाता है, उसी का संस्कार बन जाते हैं, और वो फिर उसमें जो उसके प्रायोरिटीज बन जाती हैं, जो उसके वृत्तियां बन जाती हैं, वो बदली नहीं होती फिर ज़्यादातर, वो लाइफ टाइम रहने वाली रहती वो राइट लाइफ टाइम पे रहती हैं। ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस और जो एनवायरनमेंट, इस वजह से चेंजेस तो इंसान में आती हैं, वो आनी भी चाहिए, तो वही है। बट अदरवाइज बेसिक क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, करेज, वो सब तो शुरू से ही रहता है, इनबिल्ड और वो रहता आखिर तक रहता है, वो कभी जाता नहीं ना। है। ना वो नहीं बिल्कुल, जाता। वो इनबिल्ड हो जाता है एक तरह से। और मुझे लगता है कि हम सभी के जीवन में अनुशासन तो जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि तो सही वही है। आपकी लाइफ को एक सेटलमेंट की ओर लेकर जाता है। हमारे कई पॉडकास्ट हुए जिसमें हमने जानने की कोशिश की है कि आपके जीवन में अनुशासन की कितनी जरूरत रहती है। तो एक आर्मी ऑफिसर से बेहतर तो इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। और अगर मैं बात करूं सिग्नल ऑफ कोर की, जहां आप एक लंबा वक्त बिता चुके हैं, आर्मी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे कहा जाता है, तो क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है और क्या है इसका काम रहता? मेरे कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन हुआ, तो कोर ऑफ सिग्नल्स जो है, इनको कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द आर्मी। नर्वस सिस्टम यानी जितने भी जो कम्युनिकेशंस हैं, जो वो पूरी हमारी जिम्मेवारी रहती है। कम्युनिकेशंस के बाद में फिर साइबर वॉरफेयर आ गया, वो हमारी जिम्मेवारी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, जिसमें आते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी रहती है। और जो सिक्योरिटी ऑफ डेटा और डेटा मेंटेनेंस, डेटा सेंटर्स जो जितने भी हैं आर्मी के, वो हमारी जिम्मेवारी रहती है। और ट्रेनिंग, जो इंटर सर्विसेज ट्रेनिंग है ऑन साइबर वॉरफेयर एंड साइबर सिक्योरिटी, वो हमारी जिम्मेवारी रहती है। तो कोर ऑफ सिग्नल्स का अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, उसका डिफाइन नहीं है, सबके लिए है, लेकिन इस तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समय के साथ साथ बढ़ती गई है। और इन सब चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आर्मी में कम्युनिकेशन के बिना कोऑर्डिनेशन तो हो ही नहीं सकता। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में ही ये ज़रूरी है। और इसके साथ जो अभी जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं या टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं या ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क्स हैं, ठीक है ना, या जो आर्मी स्टैटिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, माइक्रोवेव टावर्स लगी हुई हैं, तो नाना प्रकार के कम्युनिकेशंस जो हैं, जो यूनिक आर्मी के लिए हैं या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भी हैं, और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस भी हैं, सब मिला के it's a big network and it got to be kept secure. That is the most important thing here is security of the communications, which is important. Okay. तो अगर हम कारगिल युद्ध की बात करें, उस दौर को आपने खुद जिया है, उस टाइम पे कोर ऑफ सिग्नल का आपका क्या रोल रहा? कुछ किस्सा शुरुआत कीजिए कारगिल युद्ध की कुछ। कारगिल युद्ध में 3rd of May, जब से हम मानते हैं कि कारगिल युद्ध शुरू हुआ 1999, तो उस वक्त कैसे हुआ, ये जैसे कि हर एक लड़ाई के कुछ नियम होते हैं। महाभारत के टाइम पे नियम था कि रात के बाद में एक बार सूरज डूब जाए तो उसके बाद में अटैक नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन कईयों ने वो नियम वायलेट किए, किसी वजह से भी। इसी प्रकार एक अनरिटन नियम था कि जो विंटर वेकेटेड पोस्ट हैं, कि जब एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है मौसम में, और जबकि जो हाई एल्टीट्यूड पिकेट्स हैं, पोस्ट हैं, वो कट ऑफ हो जाती हैं, तो उनसे पहले, ताकि जवान ऐसी सीवियर कंडीशंस में ना रहें, दोनों साइड, इंडिया और पाकिस्तान, अपने जो ट्रुप्स हैं वहाँ से उनको नीचे ले आते थे, और जब विंटर ख़त्म होती थी तो जाके अपने पोस्ट पे बैठ जाते थे। ये नियम चल रहा था हमेशा, कोई इसका लिए रूल नहीं था, कोई MOU नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट ये इट वाज अंडरस्टैंडिंग
that winter में the post used to get vacated, and after, as soon as the winters are over, they used to get occupied again. But Musharraf got a brainwave कि इस बार जो इंडिया ने जो वेकेटेड पोस्ट हैं उनमें जाके हम पहले ही बैठ जाएं. अच्छा. That was the point. तो उन्होंने हमारे जो विंटर वेकेटेड पोस्ट है उनको पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया और हमारी पेट्रोलिंग होती थी. जो पेट्रोलिंग का मतलब है कुछ टोलियां जो जाती हैं वो जाके देखती हैं और के दुश्मन की कोई हरकत है उस पर ध्यान रखती हैं और कोई ऐसी वैसी जो चीज़ उनको नज़र आ जाए या खबर मिले तो वो आके बताती है ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है. तो उसी में कुछ जो हमारे सौरभ कालिया और जो कुछ ऑफिसर्स जो थे उन्होंने देखा, उनको पता, जब उन्होंने देखा कि हमारे जो पोस्ट हैं वहाँ पे तो आके दुश्मन बैठा हुआ है और वो हमारे पोस्ट जो ऑक्यूपाइड थे दे वर ऑल ऑन गुड हाइट्स, वो हाइट पे थे ताकि हम पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकें. इस तरीके से बनाए हुए थे, स्ट्रेटजिक पोजीशन में बनाए हुए थे. उन्होंने जब आके उनमें से जब पता चला कुछ को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया और जिस तरीके से उन्होंने वाहियात तरीके से उनके साथ जो डील किया वो तो दुनिया को मालूम है. और तब हमारे को खबर मिली कि ये हमारे साथ ये धोखा हो चुका है और ये जो अभी है कारगिल के जो ऑक्यूपाइड जो पोस्ट हैं वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं. शुरुआत कहाँ से हुई फिर जब आपके पास सबसे पहले खबर कहाँ आती है? खबर हमारे में ही आती है? नहीं, कोर ऑफ सिग्नल्स तो खबरें फैलाता है, आगे भेजता है, जिसको कम्युनिकेट करता है. लेकिन खबर तो आई फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कई किस्म का होता है. एक तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जिसे इलिंट बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ये है कि रडार से पता चल जाता है या हमारे सैटेलाइट सिस्टम से पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है. सैटेलाइट इमेजेस से पता चल जाता है कि कहीं पे खुदाई हो रही है, कहीं पे तैयारी हो रही है लड़ाई की, कोई टैंक मूवमेंट है. दैट इज वो कई चीज़ों से पता चल जाता है. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इलिंट. ह्यूमन इंटेलिजेंस वो होता है कि खुद आपको जाके देखना पड़ता है. अब अंदर वहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ये सैटेलाइट नहीं बता सकती. ये कैसे पता चलेगा कि वो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं या हम बैठे हुए हैं? इसके लिए पेट्रोलिंग होती है. इसलिए इंसान का जो अहमियत है वो कभी भी कम नहीं हो सकती. किसी भी लड़ाई में, किसी युद्ध में भी हो, जितने भी आप AI लगा लो, जितना भी आप मर्जी कर लो, अल्टीमेटली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इट इज मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स. तो ये ह्यूमन जो इन्होंने जाके खबर दी कि वहाँ पे तो ऑक्यूपाइड है हमारे वो पोस्ट, तो वहीं से पता चला कि ऑक्यूपाइड है. जब वो पता चल गया तो फिर हमने डिसीजन लिया हमने कि ये इनको तो चाहे, और ये पता था उस वक्त कि ये जो काम बहुत मुश्किल है क्योंकि वो चढ़ाई पे हैं. राइट. वो पोस्ट हाइट के ऊपर है, टॉप पे बैठे हुए हैं, डोमिनेट कर रहे हैं. पूरी जो सड़क जो थी कारगिल, जो सड़क श्रीनगर से जो लेक हो जाती थी, दैट होल रोड वाज बीइंग डोमिनेटेड. उस रोड के ऊपर चलना मतलब कोई ट्रक गाड़ी जाए तो उसको डोमिनेटेड बम्बार्डमेंट होती थी, उस पर नजर आती थी उनके ऊपर से. हाँ, तो फिर ये पता चला कि हमारे कमांडर्स को ये काम बहुत मुश्किल है, जटिल काम है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए लॉसेस ज़्यादा होंगे लाइफ्स की, और ये काम हमें करना है. लेकिन हम एक भी इंच देश का छोड़ नहीं सकते, तो ये कार्रवाई हमने की. और एक तरह से ये मालूम था कि मौत के मुंह में जाना ही है. ये तो बहुत बहुत डेंजरस काम था ये. इसमें देखा हमारे जो हमारा जो स्टाइल है, स्ट्रेटजी है, वो यही होती है कि वी लीड फ्रॉम द फ्रंट. पीछे पीछे बैठ के से हम ऑर्डर नहीं देते. इसलिए इसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज ऑफिसर्स की हुई. और ऑफिसर भी यंग ऑफिसर्स, 20 साल 22 साल 21 साल, जिनकी 23 साल उम्र थी, वो आगे जाते थे सबसे आगे. उसके पीछे पीछे फिर तब जवान जाते हैं ना. राइट. तो ये था. इसीलिए फिर उनको धीरे धीरे कैप्चर किया गया, एक एक हाइट को किया गया. और बीच में फिर एयरफोर्स ने बहुत मदद की. इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर उन्होंने लॉन्च किया. सफ़ेद सागर क्योंकि उसमें बर्फ थी ऊपर, तो ऊपर से जो पूरा आपको वाइट नजर आता था, पूरी स्नो. तो उन्होंने जो बम्बार्डमेंट की, और बम्बार्डमेंट भी उन्होंने इस तरीके से की कि विदाउट क्रॉसिंग द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल. जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं. जो अनरिटन लॉ हमारे पास, जो हमारा ऑर्डर है, उसको बिना इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किए हुए उन्होंने स्टैंड ऑफ फायरिंग से उनके जो इलाके थे
वहाँ पे बम्बार्डमेंट करके बहुत नुकसान पहुँचाया उनको, हम्म, और उससे हमारी जो लाइफ थी वो काफ़ी इजी हुई। दूसरा बोफोर्स गन, बोफोर्स गन का जो मर्जी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन उस वक्त हमारे को बोफोर्स गन ने बहुत मदद की, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज गन थी। तो इन्होंने आर्टिलरी ने वहाँ पे पहले उनको ऊपर शॉट लगा के उनको सॉफन किया, और फिर बाद में हमारी आर्मी जो इन्फेंट्री थी इन्होंने, और बाकी सपोर्टेड बाय ऑल आर्म्स, दे एडवांस्ड एंड दे कैप्चर्ड बैक दोज पोस्ट आफ्टर सेक्रीफाइसिंग ग्रेट लाइव्स। राइट। 543 lives, precious lives of Indian Army soldiers were lost during that war. यस, हमने देखा भी है विक्रम बत्रा जिन्होंने ये कमांड पूरा किया था मिशन, और विक्रम विजय बत्रा दिलाई ने नो डाउट वो हैं, उनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है, जी। और भी बड़े जवान थे जिन्होंने परमवीर चक्र मिला है, और कई यूनिट्स ने बहुत अच्छा एक्शन किया है। इसमें कोई शाम मुझे, एंड अल्टीमेटली पहले तो पाकिस्तानी ये बोलते रहे कि हम शुरू में जब बोलते हैं हम तो है ही नहीं, ये हमारे, हम नहीं बैठे, ये तो जो कश्मीरी रेवोल्यूशनरीज हैं वो बैठे हैं। अच्छा। हमें हमारे, फिर जब वो उनके लोग मरने शुरू हुए और जब उनके आइडेंटिटी कार्ड पकड़े गए, उनकी बॉडीज, उनके जवान, जब हमने बोला ये जवान तुम्हारे मरे पड़े हैं यहाँ पे, इनको ले जाओ, तब भी माना उन्होंने कि नहीं? नहीं माना। अच्छा। उन्होंने वो कहते हमने, ये हमारे नहीं है, फिर हमने उनको दफनाया। ओह। और हमारे जो ये देखो हमारे आई मीन सेंस ऑफ एथिक्स, हमने उनको इस्लामिक तरीके से दफनाया। ओके। लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया, क्योंकि अगर वो बॉडीज क्लेम करते तो फिर तो दुनिया को पता चल जाता ये तो बॉडीज क्लेम कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर उनके जो रेजिमेंट्स थी, जिस बटालियंस थी, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड हैं। देन इट वाज नोन टू द होल वर्ल्ड दैट इट इज पाकिस्तान आर्मी हु इज डूइंग ऑल दैट एंड नॉट द इंसर्जेंट्स। अच्छा, ऐसे वक्त में जब एक सैनिक को ये पता है कि आगे जाकर तो मौत निश्चित है, और हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि फिर भी हिम्मत करके सेना में आगे बढ़ता है सैनिक, वो जो माइंडसेट होता है वो कहाँ से शुरुआत, ट्रेनिंग से ही शुरुआत हो जाती है, या एक ये इंटरनल हमारे सबके अंदर, किसी के अंदर कम किसी के अंदर ज्यादा होती है? नहीं, पहली बात तो आप जो ये कह रहे हैं कि मौत निश्चित है, ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी ये नहीं सोच के जाता कि मैं तो मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं कहता। जाते सब यही है सोच के कि शायद कृपा हो, जीत के आएंगे। हाँ, कि शायद हम जीत के आएंगे जी। लेकिन कैजुअलिटीज होती हैं। तो जो जज्बा होता है, ये तो रेजिमेंटल स्पिरिट होती है, नाम, नमक और निशान। ठीक है, ये आर्मी में अच्छा, इन तीन चीजों की बहुत अहमियत है। जैसे थोड़ा नाम मीन्स जैसे जिस रेजिमेंट का नाम है उसको नीचा नहीं आना चाहिए। राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ठीक है, बंगाल रेजिमेंट, जो भी है, या इनके जो रेजिमेंट का गोरखा रेजिमेंट, ठीक है ना, इनका रेजिमेंट का नाम होता है कि कौन सी रेजिमेंट से, कौन सी बटालियन से हो, कौन सी पलटन से हो, नाम। ठीक है, निशान झंडा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है इंडियन, इसको वो तो निशान है जी। और नमक, लॉयल्टी, तो जिस देश का नमक हमने खाया है उसका लॉयल्टी है हमारी। राइट और रॉन्ग, माय नेशन इज ऑलवेज राइट। हम ये नहीं सोचते कि ये वो क्या कर रहा है, अपोजिशन क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, ना, मेरे देश जो कर रहा है वो सही कर रहा है और मैं देश के लिए करूँगा। कोई सुनते नहीं है हम तो ये कि किस लीडर ने, अपोजिशन ने क्या बोला, या उसने क्या बोला, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये ना, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये भाव आना ही नहीं चाहिए ना। राइट और रॉन्ग, माय कंट्री इज ऑलवेज राइट। इस जज्बे से हम जाते हैं, और हम ये जाते हैं कि इतने लोगों ने, जो पूरे देशवासी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है और हम आर्मी में आए हैं और हम मिशन हासिल करना है। बिल्कुल। तो हर एक सैनिक की कहीं ना कहीं इच्छा रहती होगी ना कि वो भी मिशन पे जाए और उसे मौका मिले अपनी सर्विस के दौरान मिशन पे जाने का। आपको ये मौका मिला भी और आपके सामने इतना बड़ा ये होता है। हर एक जवान या हर एक ऑफिसर या जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसको ये चाहते हैं कि हमें मौका मिले, लेकिन कई बार मौके नहीं मिलते। कईयों को ऐसे होते हैं कि पूरी सर्विस में मौका नहीं मिलता, राइट, और कईयों को मिलते हैं और डिफरेंट पोजीशंस में मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो तो है ही। ऑब्वियसली, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो एआई है उसको आप कितना भी आप बढ़ जाए, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं ड्रोन्स हैं, एआई के इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं। हम देख रहे हैं रूस और जो अभी युद्ध चल रहा है वहाँ पर भी इक्विपमेंट से ही युद्ध
लगातार जारी है। तो एक ह्यूमन सोर्स का होना और एआईज के इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स का बढ़ना, देश आगे प्रगति कर रहा है, हम मानेंगे। तो क्या ये हमारे युद्ध में आगे, यदि भगवान ना करे कभी कोई युद्ध हो, लेकिन अगर वॉर होता है तो क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट्स बनेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। जो टेक्नोलॉजी लड़ाई की चेंज होती रहती है। पहले होता था जैसे ट्रेंच वॉरफेयर, तो ट्रेंच से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हुआ, उसके बाद में टैंक आ गए, तो टैंकों से लड़ाई का तरीका बदल गया। ठीक है। उसके बाद में मिसाइल्स आ गई, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, एयर टू एयरफोर्स आ गई। तो इन चीज़ों से जो स्ट्रेटजी है और जो टैक्टिक्स हैं वो तो बदलती हैं। अभी जैसे ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ICBM जिन्हें हम बोलते हैं, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, वाटर टू एयर एंड ऑल दोस थिंग्स इज एग्जिस्टिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। इनकी वजह से क्या है कि जो कंट्रीज लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाती हैं उनकी फाइनेंशियल डिटेरिएशन बहुत जल्दी होती है। इसीलिए कोई भी कंट्री जो इन्वॉल्व हो जाती है, अच्छा दूसरी ये लड़ाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो मिसाइल से लड़ाई होती है और जो जिसमें ड्रोन्स अटैक होते हैं, ये लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं होती। क्यों नहीं ख़त्म होती? क्योंकि इसमें आप किसी भी एरिया, लैंड को किसी भी नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन कैप्चर नहीं कर सकते आप। राइट। कैप्चर कैसे करोगे? कैप्चर जाने के लिए तो आपको फिजिकली आदमी को जाना पड़ेगा। जब तक कैप्चर नहीं होता। और फिजिकली आप जाके कैप्चर तब करोगे अगर जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट के या उस सेटअप के इतना अगेंस्ट हो कि वो आपको वेलकम करे, वो करे आइए आप। ये हुआ था बांग्लादेश में। अच्छा। बांग्लादेश में क्या हुआ था? वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने इतने एट्रोसिटीज की थी और इतने रेप और वो हुए थे वहाँ पे कि लोग जो वहाँ के थे इतने दुखी थे, वो इंडियन आर्मी को वेलकम कर रहे थे। उनके जो मुक्ति बहानी है वो कह रहे थे कि आप आइए, हमें बचाइए, आके पकड़ो इनको, पाकिस्तान आर्मी को, उनको डिस्ट्रॉय करो। इसलिए हम गए, हमारा वेलकम हुआ वहाँ पे, तब हम जीते। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमको तो नहीं आने देंगे, हम तो ये इंडिया के अगेंस्ट है, हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो हम कैसे जा सकते थे? हम नहीं जीत पाते। अभी अमेरिका में ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने बोला है अमेरिका को आके तो दिखाइए जरा। आप कहते हैं ग्राउंड फोर्सेज भेजेंगे, आप ग्राउंड फोर्सेज भेजिए, दिखाइए जरा। हम तो बोल रहे हैं अपना जहाज भेज रहे हैं, आप उनमें ग्राउंड फोर्सेज भेजो, इधर आके हम दिखाते हैं उनको कमाल क्या है, आके दिखाएं। वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे जो ईरानियंस जो है वो दे आर नॉट वेलकमिंग अमेरिका। चाहे कैसे भी गरीब हो, वहां पे कैप्चर नहीं कर सकते। यही वियतनाम में क्या हुआ? वियतनाम में अमेरिका ने इतना बम बरसाया है, इतना वो डायनामाइट के कहते हैं कि वो पूरी अगर 30 ounces of dynamite is required to kill a man, then the whole population of the world will get 3 times killed. इतना वहाँ पे बम बरसाए हैं, लेकिन they could not capture. Why? Because the Vietnamese people were there. उनका जो है, तो जब तक पॉपुलेशन, आजकल कैप्चर तो कोई करने की बात ही नहीं है। हाँ, तब हो सकता है कि अगर देश के जो जहाँ पे जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके इतना खिलाफ हो जाएं कि वो दुश्मन को वेलकम करें, तब कैप्चर हो सकता है। आजकल क्या होता है, लंबी लड़ाइयाँ खींचने से, जिस वजह से कि आर्थिक नुकसान होता है। हाँ जी। अच्छा, ये जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से सीधा सीधा इंडिया भी प्रभावित है, नो डाउट। तो अभी जो कंडीशंस आप देख रहे हो, आपको क्या लगता है? हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपने उस दौर को भी देखा है जब हमने कारगिल लड़ा, और आज का भी आप दौर देख रहे हैं जब हम नहीं चाहते कि वॉर हो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं, या जो जिस तरह का माहौल देश में बदल रहा है और इतने सारे हम केसेस देख रहे हैं, घर के अंदर हमें परेशानियां हैं, चाहे वो लड़कियों को लेकर हो, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को लेकर हो, चाहे वो लगातार बढ़ते रेप केसेस हो, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है देश के साथ में? ये मेरा टॉपिक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक मिलिट्री ऑफिसर जो है, आई कैन टेल दैट एज ए नेशनलिस्ट ऑफ आवर कंट्री, आई कैन टॉक ऑन दैट, बट एज एन आर्मी ऑफिसर, और जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं उनको हम जब तक वो सर्विस में रहते हैं, वी आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, वी आर नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग लाइक दैट एंड ऑल दैट। बट नाउ दैट आई एम रिटायर्ड, सो आई कैन टॉक अबाउट इट कि
जो अभी देश में जो कंडीशंस हैं, इसके लिए हम कहें कि बहुत ख़राब हैं, तो ये भी ऐसी बात भी नहीं है। कंडीशंस जैसे भी हैं, लेकिन देश प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमी हमारी जो है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। फिर भी जिस रेट पे हमारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, उस रेट पे कहीं भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और जिस रेट पे हमारे अभी जो ये युद्ध हुआ था, बाकी देशों में ऑयल की कमी हो गई, हमारे यहाँ पे इतनी कमी नहीं हुई। फिर भी रिजर्व्स हमारे ठीक हैं, हमारी पॉलिसीज ठीक हैं उस हिसाब से। और हम अभी वी आर नॉट सीन एज ए वीक स्टेट। वी आर नॉट सीन एज ए वीक स्टेट बाय एनीबॉडी इन द वर्ल्ड टुडे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें इंडिया की ताकत लोगों को पता चल चुकी है। राइट। हाँ, और ये भी अच्छा हुआ है। कोई लड़ाई स्टार्ट करना बड़ा आसान है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। वाकई। ठीक है ना। तो हमने वो 4 दिन के अंदर ही पूरा खत्म कर दिया, जो कुछ था अपना, जो दिखा दिया कि ये हम करने के तैयार हो, आगे से मत करना ऐसा, नहीं तो ये हो सकता है। बिल्कुल। तो वो जाके फिर हमने जब वो गिड़गिड़ाए तो उन्होंने बोला, तो हमने वो लड़ाई बंद कर दी। राइट। है ना। तो ये, हालांकि कई लोग कहते हैं कि नहीं उस वक्त खत्म कर देना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, वो कर देना, उससे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आर्थिक कंडीशन का बहुत गिर जाती है। साथ ही सर, जैसे कि अगर हम बात करें कारगिल युद्ध के टाइम पर, कोई ऐसा फैसला रहा जिसका आपको आज रिग्रेट होता है कि काश ये उस वक्त ना लिया होता? नहीं, फैसला बिल्कुल सही था। और जो उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे, कईयों का ओपिनियन था कि हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर देना चाहिए था और आगे भी कार्रवाई कर देते। लेकिन उससे क्या है कि हमारे देश के प्रति जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, उनकी जो भावना रही वो हमारे फेवर में रही। सबको पता था कि अटैकर पाकिस्तान है, और सबको पता था कि हमने कंट्रोल में रह के अपना टारगेट जो था वो हासिल किया है, और जो भी हमने अचीव करना था वो कर लिया। उससे ज़्यादा हमने लालच नहीं किया कि हम और भी उनको वो करें, आगे नुकसान पहुँचाएँ, या अपने एम्बिशन जो हमारे थे उनको फुलफ़िल करने की या अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश हमने नहीं की आफ्टर सीइंग देयर कंडीशन। तो उससे क्या है कि हमारे तरफ जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो इट डज मैटर, तो हमारे फेवर में रहा पूरा। तो इसलिए हमने वो नहीं किया, डिसीजन ठीक ही रहा। मैं उस डिसीजन को सही मानता हूँ। तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि जो कि हमने गलत लिया हो। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जो पड़ोसी मुल्क है वो कोई भी एथिक्स फॉलो नहीं करता है? हम इतना ज़्यादा एथिक में रहते हैं, इतना ज़्यादा वेलकम करते हैं हर चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं शायद हम इसलिए उन्हें मौका दे देते हैं। कोई मौका नहीं दिया। कहाँ वेलकम किया, किसको वेलकम किया? हालांकि अब तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद से तो सबक आ चुका है हमारे शायद पड़ोसी मुल्क को। आपको क्या लगता है कि आज आने वाले टाइम में क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बन रही होगी? स्ट्रेटजी बनती रहती है, सोच चलती रहती है, प्लानिंग चलती रहती है। तो प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा क्या है, आत्मनिर्भर होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात यही है कि वी शुड बी सेल्फ रिलायंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। और जितने भी खास तौर पे डिफेंस वेपन्स हैं, ये हमारे पास खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 11 कोर हेडक्वार्टर में एज ए कर्नल ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स पोस्टेड था। तो उस वक्त जो आर्म फोर्सेस हैं, उनके जो टैंक्स हैं, गन्स हैं, एम्यूनिशन है, राशंस हैं, और जो लॉजिस्टिक सामान है, और जो ट्रुप्स हैं, उनको फॉरवर्ड पोजीशंस पे, जो उनकी एक्चुअल लड़ाई के टाइम पोजीशन रही थी, वहाँ पे भेजना था। तो उस टाइम हमने देखा कि जो टैंक्स जो जाते हैं, ये टैंक ट्रांसपोर्टर के ऊपर जाते हैं। टैंक्स नॉर्मल चल के नहीं जाते, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है टू रन ऑन ट्रैक। ट्रैक के ऊपर नहीं जाते, वो जाते हैं टैंक ट्रांसपोर्टर के ऊपर, ट्रैक के ऊपर चलते हैं लड़ाई के मैदान में। जब वहाँ पे हो तो वहाँ पे अपने ट्रैक पे जाते हैं वो। तो जो टैंक ट्रांसपोर्टर्स थे हमारे पास, वो पूरे इम्पोर्टेड। अब उनके जो टायर्स जो कईयों के ख़राब थे, कईयों के इंजन ख़राब थे, तो उनको जब हमने
कंट्रीज जो जिन्होंने दी थी, हमने उनसे मांगा कि उनको, वो तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एट दैट टाइम, क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज वर फेवरिंग पाकिस्तान। आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में भी एक एम्युनिशन बनने की एक, यहाँ पे भी कुछ कारखाने लग रहे हैं उसके लिए, और स्ट्रेटजिक जो चीज़ें हैं वो अंदर ही डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे जो R&D है उसको बढ़ाना, ठीक करना पड़ेगा। हमारे जो कुछ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इंडिया में करनी पड़ेगी, और अपने आप अंदर तैयार करना पड़ेगा जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते पूरी तरह। और AI भी है, अभी AI के हमारे जितने जो मॉडल्स हैं, वी आर ऑल फॉलोइंग अमेरिकन मॉडल्स, और मोस्ट ऑफ देम आर दिस थिंग। हमारे ही साइंटिस्ट जाके बाहर जाके मॉडल बना रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे क्यों नहीं मॉडल बनाते? हमारे को जो ब्रेन ड्रेन जो हम कह रहे हैं, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन उनका तो कहना है ना, यहाँ सुविधाएं ही नहीं है, वो सारी चीजें मिलती ही नहीं है कि हम उतना कुछ कर सके, इसलिए वो देश छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, इसलिए नहीं जाते छोड़ के, वो जाते हैं पैसे के लिए। पैसा तो है ही, वो जाते हैं लाइफस्टाइल के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं। लेकिन अभी वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जब जाके देखते हैं वहाँ पे जो हालत है इंडियंस की, आई मीन दे आर नॉट वेलकमिंग इंडियंस। अब तो एटलीस्ट समझना ही चाहिए जो इंडियंस वहाँ में धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ये रिवर्स हो जाएगा। ज्यादातर लोग आजकल, वो जो फॉरेन क्रेज था कि बाहर से जाके डिग्री लेनी है, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और इंडिया में, बल्कि मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अभी कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में खोली जा रही हैं, वो इट शुड नॉट बी डन इन माय ओपिनियन। नो, आई मीन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, दे विल कम एंड एस्टेब्लिश हियर। उनके जो हमारे टीचर्स हैं, उन्हीं को वो ज़्यादा तनख्वाह लेके वहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे। जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स, दे विल पुल आउट। उनकी जो घटिया फैकल्टी जो वहाँ पे उनके देशों में जो काम नहीं कर रही हैं, उनको आके इंडिया में लाएंगे वो। और हमारे स्टूडेंट्स हैं जो समझते हैं कि, कोई पेरेंट्स ऐसे समझते हैं कि फॉरेन की डिग्री होनी चाहिए, वो वहाँ पे उनको भेजेंगे, खूब सारे पैसे देके एडमिशन दिलवाएंगे, और वो वहाँ पे पढ़ाई क्या होगी, कैसे होगी, क्या वो कल्चर स्प्रेड करेंगे? विल दे स्प्रेड अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम? Will they talk about our culture, sanskars? No, they will teach what they think that they should teach. They should teach those things to students. वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे हिसाब से पॉलिसी, पता नहीं क्यों, पर जो भी है, जिन्होंने भी डिसीजन लिया है, डेमोक्रेसी है, होना चाहिए। लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन ये है, हैविंग बीन इन एजुकेशन सेक्टर फॉर लास्ट अबाउट 14 years, दैट्स अ रेट्रोग्रेड स्टेप व्हिच वी आर टेकिंग। साथ ही सर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि जब आप सेना में भर्ती हुए और उस वक्त और राइट नाउ, मतलब तब आपने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के हर हिस्से को देखा, और राइट नाउ आप प्रो चांसलर हैं और नए युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, तो उस वक्त से लेकर आप तक युवाओं में और उनकी सोच में किस तरह का परिवर्तन आया है? क्या वो एक सही दिशा में जा रहे हैं या गलत? आजकल के जो युवा हैं, दे आर क्वाइट फोकस्ड, एंड उन्हें मालूम है कि हमें, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हम कहें कि नहीं, आजकल के युवा डायरेक्शन जैसे, वो गलत है। दे आर वेरी वेल अवेयर, एंड लेकिन आजकल के युवा के पास चैलेंजेस ये है कि एक तो सोशल मीडिया उनको 2-3 घंटे खा जाता है उनके। बिल्कुल। पीयर प्रेशर रहता है, हर एक मैसेज को रिस्पॉन्ड करना। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और लिंक्डइन है, और क्या क्या और मीडिया है, तमाम सोशल मीडिया, तमाम चीज़ें हैं। और फिर उनके क्या, फिजिकल फ्रेंड्स बहुत कम रह गए, ऑनलाइन फ्रेंड्स ज़्यादा है। ठीक है ना? और जिससे वो दिल की बात कर सकें, ऐसे लोग बैठ के जो दोस्त होते हैं, वैसे दोस्त जो होते थे हमारे टाइम पे, जिनके साथ आप कुछ भी बात कर सकते थे, है ना? कुछ भी सीक्रेट को तो था ही नहीं, दोस्तों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता था, है ना? तो ऐसे आजकल नहीं रह गए हैं, जो वो कम हो रहे हैं, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो यूथ है, उनमें फिजिकल फिटनेस की मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी आ रही है। ओके। एंड मेंटल रोबस्टनेस की तो बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। These two things are very important. I mean, a healthy mind can only rest, in a healthy body. Healthy body. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। अभी मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स हैं, उनके पेट निकले हुए हैं अभी से, and they are not able to, I mean, walk properly. स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेंट करेंगे, वहाँ से हमारे को मेस जाने के लिए वो ऊपर छत पर गर्मी लगती है। That kind of a thing is just not on. We want healthy India, fit India. Right.
और दूसरा मेंटल रोबस्टनेस। मेंटल रोबस्टनेस का मतलब है कि जिंदगी में छोटी मोटी भी अगर फेलियर हो गया कहीं पे भी, तो ये कई जो हैं बिल्कुल दिल छोड़ जाते हैं। राइट। और वो समझते हैं कि जैसे पूरे दुनिया ही खत्म हो पूरे गई। जो आसमान है हमारे ऊपर भी आके गिर गया और बुरी हालत हो गई है। कई एग्जाम में एक आधे में कई नंबर कम आ गए, या किसी रिलेशनशिप्स, आजकल रिलेशनशिप में, का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, रिलेशनशिप में जरा सा हो गया, आज वो अनबन हो गई किसी से, तो उसके लिए वो कहते हैं कि मैं तो फांसी लगा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। दिस थिंग्स शुड गो। हमारे टाइम पे तो कैपिटल पनिशमेंट वाज परमिटेड, वो डंडे पड़ते थे अगर हम खराब कर देते थे। राइट नाउ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर राइट नाउ वो सकते। चलो कोई बात नहीं, वो ना करें, लेकिन मेंटल रोबस्टनेस उनकी कौन करेगा? देन पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल आल्सो। राइट। We must understand that a student spends just about 6 to 7 hours or maximum 8 hours in a school or university or in a college. Rest of the time जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो घर में ही रहते हैं। तो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस पहले जो 14-15 साल में जो हो गया, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और वो जो पेरेंट्स का जो खास तौर पे उनको है कंट्रोल ज़रा ज़्यादा रखना चाहिए। कंट्रोल क्या, पेरेंट्स को बच्चों को इतना रोबस्ट बनाना चाहिए कि अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो दिल पे नहीं लगाएं। राइट। कोई बात नहीं, अगर कोई, और जिंदगी में फेलियर्स आर ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट छोटे मोटे फेलियर्स दे शुड बी एबल टू टेक विद अ स्माइल, एंड दे शुड बी एबल टू हैव मोर कोऑपरेशन अमंग्स्ट देमसेल्व्स। फ्रेंड्स अपने ऐसे अच्छे बनाएं, और इस सोच से वो आगे बढ़ें कि छोटे जो अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, मोर टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड। टॉलरेंस थोड़ी सी कमी में थोड़ी दिखाई दे रही है मुझे यूथ में। छोटी सी चीज़ के लिए वो नाराज हो जाते हैं या दिल को लगा लेते हैं इतनी बुरी तरह के, वो उसके उसी में लगे रहते हैं आगे फिर बढ़ने की उनकी। इट अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस, दैट शुड नॉट हैपन। तो मैं तो सिर्फ दो मेरे यूथ के लिए है, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रोबस्टनेस, राइट, clarity of mind. These things are very important, and in life situation changes. Same situation which is today will not remain tomorrow. Even good and bad times both don't last, they change. So that is what is more important, and change is the spice of life. जैसा कि अभी सर एक केस भी आया था, 13 साल की बच्ची जो 4थी मंजिल से कूदकर जिसने सुसाइड किया था। तो आपकी ये जो बातें हैं, मुझे लगता है अगर इस सबको फॉलो किया जाए, शायद कहीं ना कहीं ये रीज़न रहा कि उस बच्ची के पेरेंट्स में, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि माता पिता का भी दोष रहा, टीचर्स का भी दोष रहा कि उस बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि थोड़ी सी बुलिंग के बाद ही उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। और हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे सुसाइड के केसेस हो रहे हैं। तो ये जो सोच है, इसी को देखकर ये लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। या अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बता रही हूँ, जो सोशल एक्टिविटीज़ बच्चों की ज़्यादा है। आप भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली सबको पता है कि हम सोशल मीडिया पर बच्चे ज़्यादा भगते रहें, कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है उनकी मानसिकता को परिवर्तित करने का। देखिए श्रेया, ये कहना गलत होगा कि उसमें पेरेंट्स का दोष था या उसका दोष किसी का नहीं है। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि उन एनवायरनमेंट ऐसी हो रही है कि जो बच्चे हैं वो जो जिनके मेंटल, ये मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रोबस्टनेस, इसकी तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है। काउंसलिंग सेशंस हमारे यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में हमने रखे हुए हैं कि काउंसलिंग सेल बना हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि दैट ही रिक्वायर्स हेल्प, पहली बात तो स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे रिक्वायर हेल्प, देन दे शुड अप्रोच द काउंसलर्स और प्रोफेशनल्स फॉर हेल्प। जो हमारे टाइम पे तो ना तो हमने एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का नाम भी नहीं था सुना, ये तो यहाँ भी आके मैंने सुना है, यूनिवर्सिटी में आके जब चालू हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी पड़ती। तो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हमारे पेरेंट्स होते थे, उनसे हम बात करते थे। और हमारे टाइम पे तो ये था कि जब बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब उसको तुम्हारे जूते हैं अपने तुम्हारे बच्चे को आने शुरू हो जाएं, तो देन ही इज अ फ्रेंड, देन ही इज नो लॉन्गर to be treated as a son or as a daughter, they are to be treated as friends by mothers and by fathers. तो हम उनसे डिस्कस कर लेते थे कि ऐसे ऐसे हुआ, और वो हमें समझा देते थे। और थोड़ी वो टॉलरेंस होती भी थी। अगर किसी टीचर ने एक आधा थप्पड़ मार दिया, कुछ कहता, हम वो पेरेंट्स टीचर के पास नहीं जाते कि तूने थप्पड़ क्यों लगाया, कभी नहीं थे जाते। कोई बात नहीं, लगा दिया तो कोई बात नहीं, बड़ा तेरे से, कोई बात नहीं, लगा दिया तो क्या हो गया।
है ना। आजकल क्या है कि वो पेरेंट्स आके रूल ही नहीं है कि हाँ बच्चे वो को आके टच आके भी खड़े हो कर जाते हैं कि इसके बाद से बोला कैसे आपने, थप्पड़ तो छोड़ो, वो तो खैर बातें नहीं कर सकते, वो तो हम भी नहीं कहते हैं, लेकिन कोई उससे मुंह से कोई अल्फाज ऐसा निकल जाए या कोई जल्दबाजी में ऐसा बोल जाए तो ये नहीं समझते कि हमारा टीचर है, फिर भी आप जो भी हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को ओवर सुपरविजन एंड ओवर प्रोटेक्शन जो है ये गलत है, वो गलत है। बच्चों को कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस उनको देना ही पड़ता है आगे आगे, और वो इंडिपेंडेंस जब वो स्कूल में होते हैं थोड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद में सीनियर क्लासेस में जाते हैं थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनको थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए उनके ऊपर कि ये करेंगे ठीक ही करेंगे, और छोटी मोटी चीज़ें उनको इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। जो छोटी मोटी चीजें स्कूल भी या यूनिवर्सिटी में होती रहती हैं, दे शुड बी एनकरेज टू सॉर्ट इट आउट ऑन देयर ओन। हालांकि सर मगर मैं ये देखूं कि उस वक्त में जब आप कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर लिया करते थे, इनफैक्ट उस टाइम पर तो हम थोड़ा डर के रहते थे। मैंने भी अपने वक्त में देखा है कि पेरेंट्स का थोड़ा सा डर होता था और वही डर हमारे लिए एक सही दिशा देता था, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम गलती करेंगे तो पापा की डांट पड़ेगी, हमें पता था कि हम गलती करेंगे तो माँ भी हमें चिल्लाएगी या मार भी सकती है। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, सिंगल चाइल्ड्स हैं, प्रोटेक्शन पूरा मिल रहा है, केयर पूरी मिल रही है, उसके बावजूद उनका मेंटेलिटी इस तरह से बन रही है, तो फिर क्या करेगा पेरेंट्स? उतनी केयर की जरूरत नहीं है ना जितनी हम दे रहे हैं। कई पेरेंट्स ज्यादा केयर कर रहे हैं, उतनी केयर की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ना भी चाहिए। दे शुड लेट देम, यू हैव गिवन देम विंग्स, नाउ लेट देम फ्लाई। ओके। अच्छा, जो युवाओं को आप देख रहे हैं तो उनके अंदर देशभक्ति को लेकर अगर हम जज्बे की बात करें तो आपको क्या लगता है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। जब मैं अभी बोलूँगा, जब कोई देश के लिए हमारे स्टूडेंट्स और यूथ हमारा हमेशा आगे है, और मैं नहीं समझता कि देशभक्ति के लिए कोई कमी है। आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट टू से। आप फैमिली की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक सैनिक की फैमिली की बात करें तो उसके क्या बलिदान रहते हैं या कितना सपोर्ट रहता है, क्योंकि उनकी जिंदगी तो बिल्कुल अलग होती है। सैनिक की फैमिली का सपोर्ट तो, बिना फैमिली सपोर्ट के तो एक सैनिक जो है वो अपनी ड्यूटी कर ही नहीं सकता। तो हमारे तो जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए उनको लुक आफ्टर किया जाता है, और उनका पूरा, जब लड़ाई में जो चले जाते हैं, जो रियर पार्टी होती है, पीछे जो रह जाते हैं लोग, जो कि लड़ाई में नहीं जा सकते, कुछ लोग हैं हमेशा जब जाती है तो पूरे 100% लड़ाई में नहीं जाते, पलटन होती है, कुछ लोग जो है पीछे रह जाते हैं, रियर पार्टी जो बोलते हैं। तो वो उनका काम होता है कि जो फैमिलीज रहती हैं उनका ख्याल रखा जाए पूरा, और फैमिलीज के साथ लड़ाई के टाइम तो खैर पूरा देश होता ही है, राइट, उनके टाइम, लेकिन उसके बाद में जितनी कदर होनी चाहिए शायद मेरे ख्याल उतनी नहीं हो रही है, होनी चाहिए। फैमिलीज ऑफ द जवान्स एंड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स शुड बी लुक्ड आफ्टर, लेकिन उनका रोल बहुत रहता है, क्योंकि जो अगर फैमिली जब का सपोर्ट ना हो पूरा, तो फिर तो जवान का आधा जो मन है वो यही रहेगा कि मेरी वाइफ का क्या हो रहा होगा, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो कैसे पूरी कर रही हो। जब तक उसको पूरा भरोसा ना हो कि बाकी भी लोग हैं, मेरी फैमिली को तो पूरा लुक आफ्टर करेंगे, तो अपनी ड्यूटी कैसे करेगा? वो है। तो और हमारे जो बच्चे होते हैं और चिल्ड्रन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो उनके बिना वो उनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि वो उनके जो हर 2 साल में हमारी पोस्टिंग हो जाती है, हर 2 साल में उनको बच्चे स्कूल चेंज हो जाता है उनका। तो मुझे याद है मेरा बेटा हर जगह जाके वो स्कूल में नए फ्रेंड बनाने पड़ते, नए, उसको शुरू में बहुत रोता था वो बेचारा, लेकिन बाद में उसको समझ में आ गई ये तो ऐसे ही है, ऐसी चलेगा, लाइफ ही ऐसी है अपनी, लाइफ ही ऐसी है। देन ही स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड नाउ वेरी फॉन्डली ही रिकॉल्स, मैं इस जगह पे गया, इस स्कूल में गया, इसके 15-10 स्कूल गिना देता है वो कि कहाँ पे मैं गया, एंड उससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उसको मल्टीफेरियस घाट का पानी पिया, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। तो ये चीजें रहती है और वो भी अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, हमारी जिंदगी देखी हुई है, तो दे डू अप्रिशिएट एंड दे वेरी प्राउडली सेज दैट माय फादर इज अ जनरल इन द आर्मी। तो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। ये चीज बहुत अच्छी लगती है, वाकई एक गर्व महसूस होता है और पूरी फैमिली के लिए गर्व की बात होती है। कोई शक नहीं। आज के टाइम में अब आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम तो नहीं चाहेंगे कि कभी भी कोई युद्ध हो, कभी युद्ध हुआ तो हमारे देश की जो जनता है उसका क्या योगदान रहने वाला है? जनता का योगदान है कि हमारे देश के जो जवान हैं उनका मोराल हमेशा हाई रखे, राइट। और छोटी मोटी जो लड़ाई है, लड़ाई में, किसी भी लड़ाई में अगर आपने 10 थप्पड़ मारे हैं तो 1-2 थप्पड़ वो भी मारेगा आपको,
अगर हम यही कहें कि तेरे को उसके 2 थप्पड़ मार दिए, उसी के लिए हम रोते रहे, हम ये नहीं देखें कि हमने 10 मारे हैं। कोई हमारे जब विमान अगर उनके 15 गिरे और हमारे 2 गिर गए तो लोग ये कहते हैं हमारे 2 विमान गिरे ना, वो गलत है। तो गिर गए तो भाई लड़ाई है, लड़ाई में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ही। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। अभी अमेरिका भी तो गिर रहे हैं, राइट, अमेरिका के हेलीकॉप्टर वगैरह वो भी तो गिर रहे हैं, जो हो रहा है उनके भी नुकसान तो हो रहा है ना, चाहे कितने भी सुपर पावर हो। तो इस प्रकार, लेकिन हमारे जो पार्टी हो, दैट टाइम वी शुड बी ऑल यूनाइटेड एज ए नेशन। कोई अपोजिशन हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, उस वक्त हम वी शुड बी वन एज ए नेशन एंड इंडिया इज वन। तो हमारे जो एकजुट होके, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब ऑपरेशन कारगिल हुआ था, ऑपरेशन विजय और बांग्लादेश वॉर या 1965 वॉर, 62, जब भी ऐसा होता है तो हमारा देश एकजुट होता है। जनरली मैंने ऐसा देखा नहीं है कि हमारे गुट बन जाएं या आधे फॉर हो आधे अगेंस्ट हो ना। वी आर ऑल विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड वी ऑल फॉर आवर नेशन। जनरली इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। और मोरल उनका हमेशा मोटिवेट रहेगा। हाँ। कोई भी नेता हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे कोई भी हो, ये नहीं कभी नहीं बोलता कि हमारे देश, हमारी जो सेनाएं बेकार है, कभी नहीं बोलता कोई भी। आप मानते हैं इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम हमें देने के लिए और इतना सारा एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। तो जैसा कि आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, सेना में भर्ती होने का जज्बा, सर ने कहा कि हमारे जवानों के बीच बहुत है। आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे बताना। क्या आप भी सेना में भर्ती हो चुके हैं या होना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो ये वक्त है, आगे बढ़िए अपने देश के लिए। और अगर आप सेना में नहीं भी जा रहे हैं तब भी अपने घर बैठे अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं आप। हमारा कमिंग डेज में एक बहुत अच्छा 15 अगस्त को लेकर भी बहुत शानदार पॉडकास्ट आने वाला है NND दुबे सर के साथ में। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर टैप कीजिएगा, ताकि जैसे ही वो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको और आप देख सके। लेकिन फिलहाल आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना पड़ेगा। आपने क्या अनुभव किया, क्या आपने जिया कारगिल के उस दौर को, कैसी फीलिंग आपके मन में आई, मुझे तुरंत लिख दीजिएगा। और हाँ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं, जल्दी से वहाँ फॉलो कर लो। बहुत सारे अपडेट्स यहाँ से पहले वहाँ मिलते हैं। मैं क्या करती हूँ बाकी के दिनों में, क्या रहती है हमारी तैयारियां, एक पॉडकास्ट के पीछे किस तरह की मेहनत होती है, ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका एक लाइक जिसका हमें इंतजार रहता है, उसके लिए ये सारी मेहनत हम करते हैं। तो प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को समझ सकें और अपने देश के लिए आगे बढ़ सकें। फिलहाल वक्त जाने का है, फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।